अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हुमा, आज बेसिकली हम लोग जो हैं कैचअप करेंगे अपने लास्ट एपिसोड से, और आज का फोकस जो है प्रोग्राम का वो बेसिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इससे पहले कि हम लोग उस टॉपिक में जाएं, इस जो वर्ड है नार्सिसिज्म, इसका रूट जो है वो नार्सिसियस से आता है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक शहजादा था, ग्रीक गॉड का बेटा था, और उसकी माँ को वहाँ उसी माइथोलॉजी में एक दूसरे ग्रीक गॉड ने कहा था कि इसकी बड़ी लंबी उम्र होगी कि अगर ये कभी अपना अक्स ना देखे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है और देखने में इतना अच्छा है। तो एक दफ़ा फॉर एवर रीज़न जो है वो पानी के करीब जाता है और अपना अक्स देखता है, और अपनी मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला होता है कि वहीं पे अपनी जान दे देता है, और ये कि जो है ना कि वो अक्स हिले ना। और जब वो मरता है तो वहां से उसकी जगह पे एक फूल निकलता है जिसे नार्सिसियस कहते हैं, उर्दू में उसको नरगिस का फूल कहते हैं, डेफोडिल्स भी कहते हैं उसको। तो ये उसका रूट वर्ड है, और बेसिकली इसका जो अगेन जो कमेंट वही आता है कि उन लोगों के लिए कि जो अपने से इंतहाई मोहब्बत करते हैं, तो इसको उर्दू में जो मैं लफ्ज़ में कहना चाहूँगा, जो मुझको समझ में आया है कि वो बेइंतहा खुद पसंदी है। तो ये तो ग्रीक माइथोलॉजी में हो गई है। मेडिकल टर्म्स के अंदर जो है ना, प्लीज अगर आप डिफाइन करती है कि नार्सिसिज्म होता क्या है। नार्सिसिज्म, जैसे आपने इसकी बेसिक रूट बताई है, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें इंतहा दर्जे की खुद पसंदी होती है। सेल्फ लव इज अ गुड थिंग टू हैव, लेकिन अपने अलावा कोई और नजर ना आना ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इनको इंतहा दर्जे की खुद पसंदी होती है, अपने आप को ये दूसरों से बालातर समझते हैं, बेहतर समझते हैं। इसके साथ साथ इनको कांस्टेंट नीड होती है, एक हर टाइम इनको ये जरूरत महसूस होती है कि कोई इनकी तारीफ करता रहे। इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये दूसरों के जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं करते, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इमोशंस। इनको दूसरों की परवाह नहीं होती, और इसकी वजह से इनके डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स होते हैं। सो अगर इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो there are deep rooted mental health issues in their early childhood. So बचपन में इनके साथ कुछ इस तरह के वाकयात हुए होते हैं, कुछ सफरिंग्स रही होती हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है। प्लस ये देखा गया है कि नार्सिसिज्म पर्सनालिटी की जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें। अगर पेरेंट्स में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं तो बच्चों में भी इस पर्सनालिटी के ट्रेट्स आ जाते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ टाइप के नार्सिसिस्ट होंगे, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो आई मीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट जो आपने ऑब्जर्व किए हैं आपने? इसकी अगर इकसाम को देखा जाए तो इसकी 5 इकसाम हैं। सबसे पहले जो किस्म है उसको ओवर्ट नार्सिसिज्म कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों की नजर में बेहतर देखना चाहते हैं। तो आप अगर दूसरों की नजर में अपने आप को बेहतर देखना चाहते हैं तो आप वो चीजें करेंगे जिससे लोग आपको पसंद करें। वो क्या चीजें हैं? वो आप के पास दौलत ज्यादा हो, आपके पास स्टेटस हो, आपके पास कोई पोजीशन हो। सो दे क्रेव वेल्थ, पावर एंड स्टेटस। ये एक इंटेंस डिजायर होती है कि इनको किसी भी तरह बाय एनी मीन्स इनको दौलत मिल जाए, एक स्टेटस मिल जाए, एक पोजीशन मिल जाए, ताकि लोगों की नजर में ये बेहतर रह सके। ये ओवर्ट नार्सिसिज्म होता है। फिर एक कोवर्ट नार्सिसिज्म होता है, उसमें दे हैव इंटेंस और कांस्टेंट नीड ऑफ एडमायरेशन, कि लोग इनकी तारीफ करें। अब इतनी ज्यादा ये इंटेंस डिजायर होती है कि ये चाहते हैं कि हर वक्त लोग इनकी तारीफ करें। उसमें ये क्या करते हैं कि दूसरों को गंदा साबित करते हैं, दूसरों को गलत साबित करते हैं, गिल्ट डालते हैं दूसरों में, दूसरों को शेम करते हैं, दूसरों को निग्लेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अक्सर आपने कपल्स देखे होंगे जिसमें हस्बैंड नॉर्मली क्या करता है कि वाइफ की छोटी सी गलती सबके सामने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा कि, और आगे से कहेगा कि मैंने तो इस बात पे भी इसको कुछ नहीं कहा, मैंने इसको सपोर्ट किया। वो वहां पे क्या कर रहा होता है? वो बेसिकली अपनी बीवी को गिल्ट और शेम करके अपने आप को बेहतर साबित कर रहा होता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें। सो कोवर्ट नार्सिसिज्म में बेसिकली ये लोग दूसरों को कमतर साबित करते हैं ताकि खुद ये बरतर हो सके और लोग इनकी तारीफ कर सकें। सो कोवर्ट नार्सिसिज्म में बेसिकली एडमायरेशन की डिजायर बहुत ज्यादा होती है कि लोग इनकी तारीफ करें।
फिर एक एंटागोनिस्टिक नार्सिज्म होता है। ये अक्सर हमें अपने वर्क प्लेस पे नजर आता है। ये बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, यानी मुकाबला करते हैं दूसरों से, एरोगेंट होते हैं, मगरूर होते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे हम आम जुबान में टांगे खींचना कहते हैं। मतलब बॉस के सामने जाके बाकी सबको टांगे खींची, बाकी सबको बुरा साबित किया कि मैं ही काम कर रहा हूँ। एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों को, मैं ही यहाँ पे सब काम कर रहा हूँ, ज्यादा देर दूसरों को दिखाने के लिए काम करेंगे, बॉस को दिखाने के लिए, बॉस की नजरों में अच्छा साबित होने के लिए। सो ये कम्पिटिटिव होते हैं, मगरूर होते हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए ये दूसरों के राइट्स को, दूसरों की चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। फिर एक कम्युनल नार्सिज्म होता है। कम्युनल नार्सिज्म क्या होता है? ये अक्सर आपने पॉलिटिशियंस में देखा होगा। बेसिकली दे प्रिटेंड दे आर सेल्फलेस। ये प्रिटेंड करते हैं, ये लोगों के साथ बहुत सिंपैथी करेंगे, एम्पैथी करेंगे, लोगों का बहुत मसाइल हल करेंगे उनके, और केयरिंग होंगे उनकी तरफ। लेकिन बैकग्राउंड में उनके लिए, उनके जहन में क्या होता है, ये सब वो किस लिए कर रहे होते हैं? ताकि लोगों की तारीफ ले सके, लोगों की नजर में मोतबर साबित हो सके। सो ये अक्सर पॉलिटिशियंस में नजर आता है, जो अपने आप, जो इवन मतलब इलेक्शन से पहले जब बहुत ज्यादा सेल्फलेसली काम हो रहे होते हैं, वो इसलिए हो रहे होते हैं कि लोगों की नजर में अपने आप को बेहतर साबित कर ले ताकि दोबारा उनको वोट दिए जा सके। सो ये कम्युनल नार्सिज्म होता है। करते ये लोगों का भला है, लेकिन उस भले के पीछे इनका अपना मकसद होता है। दे वांट टू बी प्रेज्ड बाय अदर्स। फिर आखिर में मैलिग्नेंट नार्सिज्म होता है। मैलिग्नेंट नार्सिज्म में खुद पसंदी बहुत ज्यादा होती है, अनापसंद होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, अपने अलावा कोई नजर नहीं आता, दूसरों के जज्बात, एहसासात नहीं परवाह होती इनको, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों के बारे में मनफी रवैये रखते हैं। सो ये बेसिकली इसमें है कि सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहा जाता है, सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं वाला एटीट्यूड मैलिग्नेंट नार्सिज्म में होता है। सो ये कुछ इसकी टाइप्स हैं। अगर देखा जाए, अगर इसकी ट्रेट्स पे बात की जाए नार्सिज्म की, कि इसकी जो इस पर्सनालिटी की जो खसूसियात होती हैं, जो जिनकी वजह से हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं, उसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक एडेप्टिव नार्सिज्म ट्रेट्स होती हैं, एक मैल एडेप्टिव होती हैं। एडेप्टिव होती हैं जो थोड़ा सा जिनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल जाती है एडेप्टिव में, और जो दूसरों के लिए इतना ज्यादा मसले का बायस नहीं बनती। सो एडेप्टिव में बेसिकली क्या आता है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप में रहते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, सिर्फ मैं वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन इससे दूसरे इतने मुतासर नहीं होते जितने मैल एडेप्टिव से मुतासर होते हैं। मैल एडेप्टिव में दे एक्सप्लॉइट अदर्स, दूसरों को इंसल्ट करना, शेम करना, गिल्ट डालना, गुस्सा दिखाना, एग्रेशन शो करना, वो नेगेटिव ट्रेट्स होती हैं नार्सिज्म की। मतलब एडेप्टिव भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, लेकिन एडेप्टिव में दूसरों का इतना नुकसान नहीं होता। दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स, कि अपना ही आप नजर आ रहा है। लेकिन मैल एडेप्टिव में वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, जैसे वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरों को इंसल्ट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, मनफी रवैये हैं उनके दूसरों के बारे में। तो ट्रेड्स को दो तरह हम इसकी ले सकते हैं, एडेप्टिव और मैल एडेप्टिव। तो इसमें अभी जैसे आपने पॉलिटिशियंस की बात की थी, तो पॉलिटिशियन के साथ साथ मेरे ख्याल में आपके जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके अंदर भी मेरे ख्याल में ये एक ग्रोइंग ट्रेंड होता है। तो ये क्या ऐसी भी चीज है जो अगर किसी के अंदर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, क्या ये ग्रो भी हो जाता है अगर किसी एनवायरनमेंट में रहते हुए? देखें, जो ये वाली चीज है ना, जो पॉलिटिशियंस में जो दूसरों का काम करना, इसके पीछे अब हो सकता है कि वो वैसे ही सेल्फलेस हों और वो काम कर रहे हो, बट वो जो सेल्फलेसनेस वाली ट्रेट होती है ना, वो थ्रू आउट चलती है उनके साथ। अच्छा। ये जो दूसरों को और वो दिखाते नहीं है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगी, अक्सर बहुत लोग सदका खैरात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, दे आर डूइंग दिस। वो क्या होता है? वो सिर्फ यही होता है ना, सदका खैरात तो आप बेसिकली अल्लाह के लिए करते हो ना, जो इसका सोल पर्पस है वो अल्लाह के लिए करते हैं, अपने
आपको दूसरों की नजरों में बढ़तर साबित करने के लिए नहीं करते। तो जो इसकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा की जाती है, सोशल मीडिया पे इवन पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। इवन कुछ पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा काम करते हैं और उसको हर जगह न्यूज में बताया जा रहा है। वो सिर्फ उसका सोल पर्पस यही होता है कि लोगों की नजरों में अपने आप को बेहतर साबित किया जा सके। आपने कहा कि नहीं, ये इस तरह नहीं है कि आप लोगों को देख के पिक करना शुरू करते हैं। आपके अंदर पर्सनालिटी होती है, ओवर द इयर्स डेवलप होती है, एकदम से आप दूसरों को देख के पिक करना नहीं शुरू करते। सो कुछ लोग और इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में आना, वो भी आप अपनी पर्सनालिटी की वजह से आते हैं। लाइक पॉलिटिक्स में हर बंदा नहीं आता, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद होंगे, लेकिन हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं आता, हर कोई मीडिया में नहीं आता, एक्टर एक्ट्रेस नहीं बनता। तो कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जो आप इन पर्टिकुलर प्रोफेशंस को चूज करते हैं। अब आपके पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, ऑफ कोर्स यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट। अब ये लोग आके आपको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि उनको दे आर सफरिंग फ्रॉम समवन, या दे आल्सो हैव दिस प्रॉब्लम? क्योंकि इसके बारे में जो मैंने पहले जिक्र किया, हमारे यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है इस चीज का। तो आप उसे किस तरह से पिकअप कर लेती हैं? हमारे यहाँ जारी बात है, आप तो पिक कर लेती हैं, अगले बता कैसे देते हैं कि हम वी आर सफरिंग थ्रू दिस? नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले कभी ये नहीं बताते या कभी ये नहीं कहते कि दे आर सफरिंग, बिकॉज दे डोंट सफर, दे मेक अदर सफर। सो इनके जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, सबसे ज्यादा तो वो तंग होते हैं क्योंकि वो इनके साथ रह रहे होते हैं और वो इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, अगर इसकी थोड़ा सा ट्रेट्स पे बात की जाए कि क्या वो चीजें हैं, जो क्या स्पेसिफिक पर्सनालिटी की चीजें होती हैं जिसपे हम डायग्नोज करते हैं कि ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है। सो उसमें एक, जैसे पहले भी जिक्र किया, कि एक कांस्टेंट नीड ऑफ एडमायरेशन होती है इनको। हर वक्त वो दिल नहीं भरता। एक होता है ना कि हर एक को तारीफ करवाना अच्छा लगता है। अब देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। एक हर बंदे को, हर शख्स को एक ये अच्छी लगती है चीज कि उसकी तारीफ की जाए, लेकिन हर वक्त तारीफ की जाए और सिर्फ उसी की तारीफ की जाए, देन इट बिकम्स एबनॉर्मल। सो इनको हर वक्त तारीफ की जरूरत होती है और सिर्फ इन्हीं की तारीफ हो। फिर दे फैंटेसाइज पावर, वेल्थ और स्टेटस, ताकि लोग इनको बेहतर बरतर समझें। दे आर एरोगेंट, ये मगरूर होते हैं, अपने आप को कोई चीज समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। मैनिपुलेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, चीजों को डिफरेंट रंग देते हैं। जैसे मैं हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल दूंगी। अगर एक नार्सिस्टिक हस्बैंड है तो वो क्या करेगा, बीवी के सामने तो उसने अपना ओरिजिनल जो है वो शो कर रही है, और बीवी बहुत बड़ी सफरर है उसके नार्सिस्टिक अब्यूज की। अब वो बाकी जो बीवी के रिश्तेदार हैं, जो उसके इन लॉज हैं या बीवी के फ्रेंड्स हैं या उसका उन दोनों का जो फ्रेंड्स का सर्कल है, वहां पे वो अपने आप को बहुत परफेक्ट साबित करता है कि उससे अच्छा बंदा तो है ही नहीं। तो अब वो छोटी छोटी चीजों को बहुत मैनिपुलेट करता है वहां पे। जैसे कोई इंसिडेंट हुआ उनके दरमियान में और बीवी ने रिपोर्ट किया, उसको बहुत डिफरेंटली रिपोर्ट करता है, छोटी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। फिर हसद करते हैं लोगों से। अपनी खुद पसंदी तो इंतहा की होती है, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, अपने आप को ये शो करते हैं कि इनके बड़ी बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात हैं। जो शख्सियात पावर में हैं, ये अपने ताल्लुकात उनसे शो करते हैं। मी फर्स्ट वाला एटीट्यूड होता है, सिर्फ मैं, अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। और जज्बात और एहसासात दूसरों की इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि इनकी वजह से लोग कोई कितना हर्ट हो रहे हैं। सो ये चीजें नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं। अगर किसी में ये सब पाई जाएं तो वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। तो इनके जो विक्टिम्स होते हैं वो आके आपको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? चलो लेट्स पुट इट दिस वे, कि अगर कोई आया आपके पास, पेशेंट आता है, कहता है कि आई एम सफरिंग, आई मीन मेरे प्रॉब्लम है मेरे साथ मेरे स्पाउस का, तो वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है? क्योंकि उसको उस बीमारी का नाम तो पता नहीं है। यस, अब दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। नार्सिस्टिक अब्यूज जो है ना, एकदम से पता नहीं चलती।
सालों साल लग जाते हैं। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, क्योंकि मैंने बताया मैनिपुलेटिव होती है, इनका एक नार्सिसिस्टिक ग्रिप है, उसे कहा जाता है ये अपने जो जिसको अब्यूज कर रहे होते हैं उसको हाथ से भी नहीं जाने देते। सो ये करते क्या है, पहले उसको एहसास दिलाते हैं कि हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माई लव इज अनकंडीशनल फॉर यू। दैट इज नॉट अनकंडीशनल, वो कंडीशनल होता है क्योंकि शुरू में जो प्यार शो कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसको पाने के लिए और उसको एहसास दिलाने के लिए कि ताकि वो उसके तरीके से चल सके। अच्छा, पहले उसको प्यार देते हैं, फिर उसके बाद अपने तरीके में उसको लेके चलते हैं और उसको ये एहसास, कांस्टेंट एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी में, उसकी जिंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह वो अगला बंदा है। तो गिल्ट बहुत ज्यादा डालते हैं। अब वो कांस्टेंट गिल्ट में सम टाइम जो अब्यूज हो रहा होता है उसे ये लग रहा होता है कि शायद मेरी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। वो डाउटफुल रहता है शुरू में, काफी अरसा वो बहुत डाउटफुल रहता है कि ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझसे इतना प्यार करता है, इसने शुरू में मुझसे बहुत प्यार किया था, इसने मुझे पाने के लिए ये सब किया था, सो शायद मैं गलत सोच रही हूँ। फिर एक और चीज होती है कि हमें जनरली लगता है कि पीपल कैन मेक मिस्टेक्स और उनको सेकंड चांस दिया जाना चाहिए। पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी अगर आपके साथ उसका कोई इंटरेक्शन हुआ है या आप उसके साथ रह रहे हैं तो इनके लिए दिस स्टेटमेंट डजंट होल्ड ट्रू। उनको सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो इस चीज को भी मैनिपुलेट करते हैं। फिर हमारे यहाँ जो मीडिया दिखाता है कि प्यार से आप हर चीज बदल सकते हैं, प्यार से दुनिया बदली जा सकती है, नॉर्मली मूवीज और हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया यही चीजें दिखा रहा था। हमारे ड्रामा में यही दिखाया जाता है कि खातून सब्र करी जाए और हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करे, और वो सब्र करना नहीं होता, जुल्म बर्दाश्त करना होता है। हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करे, एक दिन आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन क्या फिल्मों में आ जाते हैं लेकिन रियल लाइफ में नहीं आते, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ तो बिल्कुल नहीं आते। सो मैंने बताया कि कई साल लग जाते हैं, 10 साल कम से कम इनको किसी प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए आने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार कुछ बुरा हो रहा है, ये बंदा मेरे सामने कुछ और है, मेरे घर वालों के सामने कुछ और है। फिर एक और चीज जो होती है, इन्होंने ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ने उसके घर वालों, उसके फ्रेंड्स को बहुत काबू में किया होता है क्योंकि उनके सामने तो ही इज द परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर, लेकिन घर वालों के साथ ही इज डिफरेंट। अब अगर वो जाके बात खातून अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को कहेगी, वो कहेंगे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है और ये सब कुछ, ही इज परफेक्ट, ही इज अर्निंग गुड, और ये वो तो इतना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इमेज ये दिया होता है। सो इनको उस चीज से निकलते निकलते अच्छा खासा अरसा लग जाता है ये रियलाइज करने में कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, हर बार मैं ही गलत नहीं हो सकती, तो बहुत अरसा लग जाता है। और समटाइम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि असल मसला तो ये है इनके डिप्रेशन के पीछे। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। ये रिलेशनशिप जैसे ही आपको पता चलता है, क्योंकि आपने कहा कि दिस इज नॉट क्योरेबल, राइट? तो इज इट बेटर टू लीव? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, इट इज बेटर टू लीव, बट समटाइम इट्स नॉट द चॉइस। हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो फौरन बाद ही बच्चे हो जाते हैं, प्लस अवर वुमेन आर नॉट दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और ये लोग मेक श्योर करते हैं कि वो खातून इन पे डिपेंडेंट रहे। वो इसका सोशल सर्कल मिनिमाइज करते हैं, उनको कहते हैं कि दुनिया में मैं ही। और ये मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पे खवातीन ने आके बताई हुई है कि किस तरह उनके हस्बैंड उसको मैनिपुलेट करते हैं। मतलब आई वाज सीइंग अ डॉक्टर, ही वाज एमबीबीएस डॉक्टर। उस बंदे ने उसकी जॉब खत्म कराई कि मेरा बिजनेस है और मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, तो मैं जॉब की क्या जरूरत है। और फिर जो है, जो अपना सारा इमेज दिया हुआ था उसके सामने, वो उसे पता चला बाद में कि वो बिल्कुल गलत था। मतलब वो कोई इतना अर्न नहीं करता या उसका इतना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं है। फिर उसने उस लड़की का सोशल सर्कल खत्म किया, उसका माँ बाप से मिलना जुलना बंद किया, और माँ बाप और बहन भाइयों से वो बात करता था कि आप, और उसकी शिकायतें लगाता था कि आपकी बेटी ने ये किया और मैंने उसको इस तरह किया। और जो काम करना उसने खुद बंद किया था, उसने घर वालों को ये इमेज दिया हुआ था कि ये काम नहीं करना चाहती, और मतलब बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर उसके घर वालों के सामने रखी हुई थी। घर वालों से बात करना उसे नहीं देता था, फिजिकली, वर्बली, इमोशनली हर तरह से अब्यूज कर रहा था। सो
उसमें जो है अब बच्चे 2 हो गए थे, तो समटाइम इट्स नॉट द चॉइस कि आप उसको छोड़ सके, लेकिन आप डिस्टेंस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि आप समझें कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या है, नंबर 1। इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, जितनी आपकी अवेयरनेस होगी ना, उतना ही आप बेहतर तौर पे उस बंदे को समझ सकेंगे। फिर अपने पास्ट के इवेंट्स हैं ना, जो जो सब इवेंट्स हुए हैं उस सब से कनेक्ट करें। और मैंने लोगों को नार्सिसिस्टिक अब्यूज से रिकवर होते हुए देखा हुआ है इन सब चीजों को फॉलो करके। फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करें और अपनी लाइफ का कुछ सर्कल स्टार्ट करें। जैसे मैंने उस डॉक्टर को कहा कि वो कुछ थोड़ा बहुत चाहे उसको उसके मुताबिक उसकी डिमांड्स पूरी करके उसे थोड़ा बहुत इतना टाइम ले ले कि वो कहीं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सके, थोड़ा बहुत जिस तरीके से चलना है। क्योंकि अब सेपरेट होना या अलग होना इट्स नॉट द चॉइस। इवन हमारी सोसाइटी इसको अच्छा नहीं समझेगी बच्चों के बाद, और इतना परफेक्ट हस्बैंड छोड़ दिया। तो वहां पे अपने लिए थोड़ा सा सांस लेने की जगह बना ली जाए। सो डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, और उसमें अपनी लाइफ की कुछ चीजें स्टार्ट की जाए, यानी अपना सोशल सर्कल थोड़ा बहुत स्टार्ट किया जाए। अगर जॉब हो सकती है वो स्टार्ट की जाए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा किया जाए, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया जाए। और उसको उसकी चीजों को जब आप समझ सकेंगे कि वो ऐसा, और अपने आप को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना छोड़ दे, क्योंकि वो तो आपको हर वक्त यही रियलाइज करा रहे हैं ना कि यू आर वर्थलेस और आप उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये इस पॉइंट पर पहुंचा देते हैं उस अपने साथ रहने वाले बंदे को कि वो बंदा ये समझना शुरू कर देता है कि मैं शायद इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना डिपेंडेंट हूँ इस पे, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। कांस्टेंट ये चीज बताना कि यू आर वर्थलेस और एवरीथिंग बैड हैपेंस बिकॉज ऑफ यू, और आप मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस वजह से आपने ये करना है कि जब आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद आपने अपने आप को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना छोड़ देना है। आपने अपने आप को अपनी नजरों से देखना है। वो तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना उसकी उनको अवॉइड करने की बात करेंगे। सिर्फ आखिरी कुछ मिनट में आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपने स्पाउस की बात की है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी होते हैं और वो बच्चों के ऊपर जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है उसका। लास्ट फ्यू मिनट्स में जरा उसके ऊपर तो कमेंट कर देंगे प्लीज। अब नार्सिसिस्टिक स्पाउस जैसे मैंने बात की, इसी तरह नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स टेरिबल पेरेंट्स होते हैं। ये अपने बच्चों की पर्सनालिटीज का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और वहां पे भी समझ ही नहीं आ पाती। बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े से बड़े होते हैं तो दे एंड अप इन ड्रग यूजेजेस। आई हैव सीन दीज किड्स जो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, घर से बाहर रहना शुरू कर दिया, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखना शुरू कर दिए, स्वेयर डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। तो मल्टीपल इश्यूज होते हैं। इसमें देखिए, अगर एक पेरेंट नार्सिसिस्टिक है तो दूसरे पेरेंट को रियलाइज, इसको कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों को तो नहीं बचाया जा सकता ना। इस अब्यूज का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है कि अगर एक पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, दूसरा पार्टनर रियलाइज करे कि वो नार्सिसिस्टिक है और वो उसकी जो अब्यूज का इम्पैक्ट कम करने में हेल्प करे। अच्छा। तो इसमें अदरवाइज इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर देते हैं आप बच्चे की पर्सनालिटी में। तो आपने पहले बताया था कि जिस तरह अगर 10 से 15 साल लगते हैं एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस के इस डिसऑर्डर का पता होने में, उस 15 साल के अंदर तो काफी डैमेज ऑलरेडी हो गया होता है बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ, लेकिन अगर पता लग जाए, और पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं की जाती ना। जब बात की जाए, बताया जाए, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो शायद लोगों को जल्दी पता लगना शुरू हो जाए। उस टाइम में उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मसले हैं। वो तो जब किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आते हैं और जब हिस्ट्री डिग आउट की जाती है, तब उन्हें बताया जाता है कि असल अब्यूज तो यहाँ पे हो रहा है ना। ये मेन एरिया ऑफ कंसर्न है। ठीक है डॉक्टर उमा, थैंक यू वेरी मच। ये वाला जो है एपिसोड यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू एड्रेस कि जो है कि इस तरह के सिचुएशन से हम लोग जो है निकल किस तरह सकते हैं, जो लोग उस पर सफर कर रहे हैं, और उसको अवॉइड कैसे किया कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाफिज।